नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में हिंदी मीडियम में अपनी पहली वीडियो जारी की गई थी जो दूसरी बुक के पहले चैप्टर से रिलेटेड थी, तो दोनों वीडियो मैंने वो उसकी डाल चुका हूँ मैं। वो दोनों मेरी डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम अपना दूसरा जो टॉपिक है वित्तीय बाज़ार या दूसरा चैप्टर कह लो उसको करेंगे वित्तीय बाज़ार, पैसा कहाँ से एकत्र होगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं का ये चैप्टर है, भाग 1 है ये वीडियो का, क्योंकि वित्तीय बाज़ार के ऊपर भी हमारी 2 वीडियो हैं, तो पहली वीडियो ये है, चैप्टर ये 2 है हमारा। इसको हम पढ़ेंगे और इसके बेस पर हम अपने वित्तीय बाज़ार के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं व्यावसायिक वित्त, और दूसरा चैप्टर वित्तीय बाज़ार, ये दोनों मिलकर 15 मार्क्स के हैं। तो आपको ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी हो जाती हैं देखनी, क्योंकि ये दोनों मिलकर 15 नंबर के चैप्टर हैं और मैंने ज़्यादातर वही टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं, जो आपके इन 15 नंबर को आसानी से लेने में आपकी मदद करें, सो दैट आप 95% का जो हम एक टारगेट लेके चले हैं उसको अचीव कर सकें। तो वीडियो पर चलने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास समय पर वीडियो पहुंचती रहे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और वित्तीय बाजार जो हमारा टॉपिक है उस पर अपना पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि वित्तीय बाजार होता क्या है। मीनिंग देख लीजिए पहले। तो वित्तीय परिसंपत्तियों, एसेट्स को के विनिमय का मतलब एक्सचेंज करना होता है, एवं रचना करने का बाजार जो है वो वित्तीय बाजार होता है। तो आप इसमें पढ़ोगे आगे जाकर के 2 टाइप की मार्केट होती है। तो उसमें से एक मार्केट ऐसी भी होगी जहाँ पर आप विनिमय करोगे, मतलब कि आप एक्सचेंज करोगे। आपके पास जो एक इन्वेस्टमेंट है आप उसको बेच सकते हो दूसरे को, तो विनिमय कहलाता है। रचना का मतलब नया। तो जब भी हम कोई नए वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कोष को पूरा करने के लिए जब हम कुछ पब्लिक को ऑफ़र करेंगे तो वो रचना कहलाएगा, जो नया होना चाहिए। पुराना होगा तो वो विनिमय कहलाएगा, तो आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो ये वो बाज़ार है जहाँ पर विनिमय और रचना की जाती है वित्तीय परिसंपत्तियों की। यह बचतों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में सरणित या चैनलाइज़िंग एवं संचारित, जिसको हम गतिशील कहते हैं, मतलब जो भी लोगों का पैसा है, जिसके पास भी सेविंग्स हैं, बचत है, ये उसको सबसे अच्छी जगह जहाँ उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ये बाज़ार उनको वो एक स्थान प्रदान करता है जहाँ पर ये अपनी बचतों को चैनलाइज़ कर सकते हैं, मतलब कि उनसे इनकम आय जनरेट कर सकते हैं। और उनको गतिशील का मतलब है आगे बढ़ना ही है, तो मूवमेंट का मतलब वही है कि हम पैसे से पैसा कमाएँ। तो वित्तीय बाज़ार वो जगह है एक जहाँ पर वो किया जा सकता है। तो वित्तीय बाज़ार वित्तीय परिसंपत्तियों, वही फाइनेंशियल एसेट को, लिक्विडिटी का मतलब देखो, द्रव्यता जब भी आएगा आपका, द्रव्यता का मतलब है कि आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पाओ। नकद में आप जो भी आपके पास परिसंपत्ति है वो जिस भी रूप में है, आगे पढ़ोगे अंश भी आते हैं, शेयर भी आते हैं, इसमें ऋण पत्र भी आते हैं, ठीक है? और विभिन्न प्रकार के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो होते हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि वो सारी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, हमारी वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं, हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो जगह कौन-सी होती है, ये वित्तीय बाज़ार होता है। और उनके रेट को डिसाइड करना भी इसी के अंदर किया जाता है, उनके मूल्य को खोजा भी यहीं पर जाता है। किसके ऊपर है, आपने पढ़ा है माँग और पूर्ति। तो जिस चीज़ की जितनी माँग होती है और उसके अनुसार उसकी जो पूर्ति होती है, वो उस एक जो एसेट है, एक परिसंपत्ति है, उसके प्राइस को, उसके मूल्य को निर्धारित करने में हमारी मदद करती है। तो वित्तीय बाज़ार एक ऐसी स्थान है, प्लेस है, जहाँ पर आप विनिमय और रचना कर सकते हो वित्तीय परिसंपत्तियों की, ठीक है? उनको द्रव्यता का मतलब नकद में परिवर्तित कर सकते हो, जो बचत होती है उनको वो चैनलाइज़ और गतिशील करते हैं। तो ये था वित्तीय बाज़ार का अर्थ।
अब पढ़ते हैं कि वित्तीय ढांचा कैसा होता है, मतलब कैसे ये काम करता है। तो आप देखोगे तो इसमें व्यावसायिक संस्थाएँ हैं, मतलब कि बिज़नेसेस हैं, जो भी व्यवसाय है, उसको व्यावसायिक संस्था कहा जाता है, ठीक है? और उसके बाद वित्तीय संस्था जो उनको उधार देती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, वित्त प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो वो वित्तीय संस्थान कहलाते हैं, ठीक है? अब इसमें चाहे आप एलआईसी ले लो और बहुत सारे संस्था हैं, तो ये सब वो संस्थान हैं जो इनको एलआईसी तो बल्कि कि एक तरीके से दूसरा हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी वित्तीय संस्थान अवेलेबल हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब जैसे उसमें आप देखोगे तो अलग-अलग आपको मिलेंगे, डीएचएफएल भी है, ठीक है? और भी बहुत लोग हैं, ये हाउसिंग को ट्रीट करता है। तो ये बहुत सारी संस्थाएँ होती हैं, जो वित्त प्रदान करती हैं, किनको? जो व्यावसायिक संस्थाएँ हैं, ठीक है? अब ये क्या करती हैं, देखो ये वित्तीय संस्था इनको पैसे देते हैं, बिज़नेसेस को। तो ये तो इनको मनी दे रही है, ठीक है? पैसे प्रोवाइड कर रही है या वित्त प्रोवाइड कर रही है, कुछ भी कह लीजिए आप। और जो ये व्यावसायिक संस्था होती है, ये इसको ब्याज देती है, ठीक है? जब वो लोन देंगे, तो वो उनको ब्याज तो देंगे ही देंगे। ऐसे ही घरेलू बचतकर्ता होते हैं। तो देखो घरेलू बचतकर्ता जब इनको इनमें अपना पैसा लगाते हैं, अपनी बचत को इन्वेस्ट करते हैं, अपना बचत को इनको देते हैं, तो ये उसके बदले में जो ब्याज इनको यहाँ से मिला, वो ब्याज इनको ये दे देते हैं। ये जो ब्याज होता है, ये इस ब्याज से कम होता है। ऐसे ही एक और पार्टी होती है, वो बैंक होती है, जो वित्तीय संस्था जैसा ही होते हैं, बैंक आपको पता ही है। तो बैंक भी वित्त प्रोवाइड करती है, किनको प्रोवाइड करेगी? इनको, ठीक है? अब इनको इन्होंने वित्त प्रोवाइड किया है, तो ये इस वित्त के बदले में क्या लेंगे? ब्याज लेंगे और इनके पास ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा इनके पास घरेलू बचतकर्ताओं से आता है। तो घरेलू क बचतकर्ता अपनी बचत जो है बैंकों को, वित्तीय संस्थाओं को देते हैं और उसके बदले में ब्याज लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऐसा ही होता है, इसका अपोज़िट घरेलू बचतकर्ताओं को भी कभी-कभी जैसे घर खरीदने के लिए या अपने जो जितनी कार वग़ैरह हैं, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, उनके लिए लोन ये भी लेते हैं बैंक से। तो जब उल्टा होगा, जब ये बचत की जगह अब ये इनसे वित्त ले रहे हैं और ये फिर इनको ब्याज देंगे, ठीक है? तो अभी जो मैं मान लीजिए अभी मेरा जो अभी ये बताने का वो था, वो यही था कि जो है बचत और वित्त इस तरीके से चलती है। तो अभी जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया आपको घरेलू वालों का, वो यही दिया कि वो इनको अपने बचत इनको देती हैं, व्यावसायिक संस्थाएँ जो हैं वित्त लेती हैं और ब्याज इनको देती हैं। ये एरो जो हैं थोड़े-से गलत हो रहे हैं, तो इनको सही कर दूँ मैं एक बार। ये बैंक इनको वित्त देते हैं, पैसा देते हैं और व्यावसायिक संस्था बैंक को ब्याज देती है, ठीक है? तो ये वित्तीय ढाँचा था हमारा। आगे चलते हैं। अब आया कि वित्तीय बाज़ार के कार्य क्या-क्या हैं, वित्त फाइनेंशियल जो मार्केट है हमारी वित्तीय बाज़ार जो है वो क्या-क्या काम करता है। तो आप देखोगे सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो अ, जितने भी निवेशक होते हैं, बचतकर्ता होते हैं, उनकी बचतों को वो गतिशील बनाते हैं, मतलब कि पैसे से पैसा कमाने का एक ज़रिया होता है और उन्हें अधिकाधिक उत्पादक उपयोग में सरणित करना होता है। लेकिन उस पैसे को जो वो बचत है, जो अभी क्या पड़ी है, खाली पड़ी है, उसका सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके, जिससे देश की जो आर्थिक विकास है, वो किया जा सके, तो वो काम करता है फाइनेंशियल मार्केट। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मोबिलाइज़ेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइज़िंग देम इंटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, जिनका हम सबसे अच्छा उपयोग कर सकें। दूसरा आता है मूल्य की खोज, वो भी हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो वो किसके ऊपर होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, माँग और पूर्ति। जिस चीज़ की जितनी अधिक माँग होगी, उस चीज़ के जो प्राइस हैं, मूल्य हैं, वो उतने ही अधिक होंगे, पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी माँग से, तो रेट क्या होंगे, डाउन भी होंगे। तो मूल्य की खोज को भी फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सुधा मतलब कि डिस्कवरी करता है उसकी प्राइस की भी किसी की, तो वो उसमें भी उनकी मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं वित्तीय परिसंपत्तियाँ अंश वगैरह जो भी होती हैं, उनको हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वित्तीय परिसंपत्ति कह रहे हैं। ऋण पत्र भी इसी में ही आते हैं,
ये सब मिलकर वित्तीय परिसंपत्तियाँ बनती हैं, तो इनको द्रव्यता का मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको नकद में कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना वो द्रव्यता कहलाता है, ठीक है? तो जब नकद में परिवर्तित करने का काम भी क्या करती है फाइनेंशियल मार्केट करती है। तो लिक्विडिटी देती है वो फाइनेंशियल एसेट्स को। फिर होता है कि जो लेन-देन है उसकी लागत को घटाना। ये एक जब एक आपको बाज़ार मिल जाता है, जब तक आपके पास बाज़ार नहीं है तो आपको नहीं पता कि चीज़ें कहाँ से खरीदें, कितनी दूर जाएँ। तो आप जगह-जगह घूमते हो, चीज़ों को ढूँढने की कोशिश करते हो। मतलब कि आप बचतों को कहाँ लगाएँ आपको जब ये ही नहीं पता, तो आपको वो जगह ढूँढनी पड़ेंगी, ठीक है? वो ऑप्शन ढूँढने पड़ेंगे जहाँ आप अपनी बचत को इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर वो आपको नहीं मिल पाएँगे आपके लेवल पर, तो आप उस बचत को अपने घर पर रखोगे। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उसको वो जगह प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर को, निवेशक को जो अपनी बचत को लगा सके, तो उनके जो लेन-देन की लागत है वो भी कम हो जाती है क्योंकि बहुत कम पैसे में यहाँ पर मतलब कि बहुत कम आपको जो है कुछ देना पड़ता है मार्केट को। तो वो लागत को भी घटा देती है, ये एक काम करती है वो। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांज़ैक्शन को भी वो कम कर देती है। तो ये थे वित्तीय बाज़ार के कार्य। चलते हैं आगे और देखते हैं कि वित्तीय बाज़ार में और क्या-क्या होता है। तो अगर इसका वर्गीकरण करूँ तो मैं पाऊँगा कि वित्तीय बाज़ार 2 भागों में बँटा हुआ है। पहला जो भाग है उसका हम मुद्रा बाज़ार कहते हैं और दूसरा जो भाग है उसको हम पूँजी बाज़ार कहते हैं। अभी पढ़ेंगे ये दोनों बाज़ार क्या होते हैं। अभी अगर कोई आपसे वर्गीकरण पूछे तो 2 वर्गीकरण है, मुद्रा बाज़ार और पूँजी बाज़ार। आगे चलते हैं और एक-एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले मुद्रा बाज़ार था तो हम फर्स्ट में मुद्रा बाज़ार को पढ़ेंगे। तो मुद्रा बाज़ार एक अल्पकालिक मतलब कि छोटे समय के लिए, यहाँ जो मैक्सिमम समय होगा वो 1 वर्ष मिलेगा आपको। तो अल्पकालीन निधियों के लिए बाज़ार है, निधियाँ वही इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आप खरीदते हो। तो यह उन मौद्रिक या मुद्रात्मक परिसंपत्ति इंस्ट्रूमेंट का निपटान करता है जिनकी परिपक्वता मैच्योरिटी मतलब कि पैसे मिलने का समय जो अवधि होती है वो 1 वर्ष से कम हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। तो ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर जोखिम कम है, आरक्षित और लघुकालिक ऋण प्रपत्र होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, आरक्षित का मतलब सिक्योर्ड है। आप इसको ये समझोगे तो ज़्यादा सही है। कुछ अनसिक्योर्ड भी होते हैं पर नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं। लघुकालिक जिनका समय कम होता है, रिस्क कम है आपका, जो उच्च तरलता मतलब कि तरलता ज़्यादा है, मतलब कि उसको नकद में परिवर्तित करना ज़्यादा आसान है यहाँ। ये डेली निर्गमित होते हैं मतलब कि डेली जारी होते हैं और सक्रिय तिजारती जिसको व्यापार योग्य मतलब कि हम उनको उनके मतलब कि क्योंकि हमें डेली उन्हें यूज़ करना है, तो वो एक ऐसी परिसंपत्ति होती है जिनको अपने हम व्यापार में अपने व्यापार की जो दैनिक आवश्यकताएँ हैं, जो उस समय की एक समय की आवश्यकता है उसको पूरा कर पाएँ, तो उनको ये व्यापारिक योग्य भी बनाता है। तो बाज़ार में कौन-कौन होता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 मार्क में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस बाज़ार में कौन लोग होते हैं। तो इस बाज़ार में आपको मिलेंगे भारतीय रिज़र्व बैंक, कमर्शियल बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ, राज्य सरकारें, वृहद औद्योगिक घराने, बड़े-बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, उसको वृहद कहते हैं मतलब कि जिनकी रेपुटेशन अच्छा है, गुडविल अच्छी है। तो जो ऐसे घराने हैं वो यहाँ होते हैं और जो म्यूचुअल फंड आते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा म्यूचुअल फंड, वो सब इसमें प्रतिभागी होते हैं इस बाज़ार में। आपको जो नॉर्मल बचत करता है, हम जैसा जो बचत करता है, वो यहाँ पर कम मिलेगा। वो इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जब आगे आप पढ़ोगे वो जितने भी परिसंपत्तियाँ हैं उनमें तो हम बहुत कम जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादातर ये लोग करते हैं। अब देखते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर जारी किए जाते हैं। तो वो प्रपत्र कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं जो हम मुद्रा बाज़ार में यूज़ करते हैं या लिक्विड बाज़ार में यूज़ करते हैं। पहले है राजकोषीय बिल, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको क्या होता है। दूसरा है वाणिज्यिक पत्र, तीसरा कॉल मनी या शीघ्र अवधि द्रव्य, फिर आया बचत प्रमाण पत्र जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट कहेंगे इंग्लिश में।
फिर है वाणिज्यिक बिल, कमर्शियल बिल जो आपने पढ़े हैं बिल ऑफ एक्सचेंज वाले अकाउंट्स में, वो वाणिज्यिक बिल कहलाते हैं। प्रतिभागी प्रमाण पत्र और द्रव्य बाजारीय म्यूचुअल फंड, तो जो मार्केटेबल म्यूचुअल फंड है वो भी इसमें आते हैं। तो इनमें से जो प्रमुख हैं वो वाणिज्यिक बिल तक हैं। इनके बारे में एक टेबल के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो मुद्रा बाजार के जितने भी प्रपत्र हैं उसका एक तुलनात्मक अध्ययन या मूल्यांकन हम कर रहे हैं। ये प्रपत्र हैं और इनके बेस पर हम तुलना कर रहे हैं कि इतनी सारी चीजों में क्या किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सारे जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं वो आप यहाँ से सीख लोगे कि उनमें क्या होता है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले हमारा राजकोषीय बिल आता है जिसको हम शून्य कूपन बंद पत्र भी कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड होता है इसको इंग्लिश में बोले तो। इसकी जो अवधि होती है वो 1 साल से कम होती है। भारतीय रिजर्व बैंक इसको जारी करता है भारतीय सरकार के बिहाफ पर। कौन खरीदता है? बैंक के माध्यम से कोई भी खरीद सकते हैं, मतलब कि हम लोग भी खरीद सकते हैं। तरलता की बात करें तो हाईली लिक्विड है, उच्च तरलता है इसमें। जोखिम बिल्कुल नहीं है क्योंकि सरकार का है तो जोखिम लगभग लगभग ना के बराबर है। जारी किस पर होता है? मतलब कि जब इसको इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, तो अगर ये 50,000 का है, देखो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि इसका जो अंकित मूल्य है, ये लिखा है ना अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य अगर 50,000 है तो जब इसको हम जारी करेंगे तो हम जिसको जारी कर रहे हैं उससे 50 नहीं लेते, हम उससे 48,000 ले लेते हैं। तो जारी करना जो होता है वो बट्टे पर जारी किया जाता है, डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, और जो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है ये ही हमारा ब्याज कहलाता है। तो जारी करने के लिए आपको याद रखना है कि बट्टे पर जारी होगा और उसके बाद अंकित मूल्य पर इसका भुगतान होगा। कम से कम अगर ये जारी होगा तो 25,000 होगा और उसके बाद 25,000 के गुणक में, मतलब कि 25 के बाद 50, 75, 1 लाख ऐसे जारी होते हैं जब भी होते हैं। क्या उद्देश्य होता है कि मार्केट में जो भी अस्थायी तरलता है उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए हम इनको जारी करते हैं। तो जैसी मार्केट में सिचुएशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है इन राजकोषीय बिल को जारी कर सकती है। जब पैसा ज्यादा होता है तो उसको खींचने के लिए, मतलब कि जब मार्केट में टाइट कंडीशन है, बचत को अपने पास लाने के लिए, अगर बचत, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, एक होता है लीकेज और एक होता है इंजेक्शन, ठीक है। तो जब पैसा लीक हो चुका है मार्केट में से उसको मार्केट में दोबारा लाने के लिए क्या किया जाता है, इनको इशू किया जाता है सो दैट जो भी पैसा जिसके पास है वो मार्केट में आ सके। तो इसलिए उस अस्थायी तरलता को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंडोर्समेंट का मतलब है आप क्या आप इसको किसी और दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। तो ये था राजकोषीय बिल। जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं इनसे अलग कुछ नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा आता है हमारा वाणिज्यिक प्रपत्र जिसको हम कमर्शियल पेपर कहते हैं इंग्लिश की बात करें तो। इसकी जो जारी करने की अवधि होती है कम से कम 15 दिन की होती है और 1 वर्ष तक हो सकती है। कौन इनको जारी करता है? जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जिनकी जो क्रेडिट वर्थीनेस है, मतलब उनको लोग उधार देने के लिए तैयार हैं, जैसे रिलायंस अगर जारी करे तो कमर्शियल पेपर उसके आसानी से बिक जाएंगे। और ज्यादातर इनको खरीदने वाली भी दूसरी कंपनियां ही होती हैं, नॉर्मल पब्लिक नहीं होती। लिक्विड ये भी हाईली होते हैं क्योंकि 15 दिन के लिए भी जारी हो सकते हैं। जोखिम है, रिस्क है, क्योंकि कंपनी जारी कर रही है तो ऑब्वियसली ये रिस्क है। ये भी डिस्काउंट पर जारी होते हैं और अंकित मूल्य पर मिलते हैं, तो यही वाला सिस्टम यहाँ पर भी होता है। 5 लाख इसकी न्यूनतम राशि है और उसके बाद 5 लाख के गुणक। तो 5 लाख रुपए एक नॉर्मल इन्वेस्टर के पास तो होते नहीं, बचतकर्ता के पास, तो इसलिए वो दूर ही हो जाते हैं अपने आप। खरीदने वाले भी कौन होते हैं? कंपनियां होती हैं। उनको जो छोटे समय के लिए वित्त की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, या सीजनल रिक्वायरमेंट है, एक सीजन आया, सीजन में मुझे ज्यादा पैसे की आवश्यकता है तो उस समय इसको यूज किया जा सकता है। ये एंडोर्समेंट की जा सकती है, मतलब ये ट्रांसफरेबल होता है, अनसिक्योर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और उसको क्या किया जा सकता है, हम दूसरे को एंडोर्स कर सकते हैं, दूसरे को बेचनीय है। नेक्स्ट आता है फिर कॉल मनी। कॉल मनी बैंकों के बीच में यूज होती है, बैंक ही जारी करने वाला होता है, बैंक ही लेने वाला होता है। आरबीआई आपने पढ़ा होगा, एक होती है रेपो रेट, ठीक है, और एक होती है रिवर्स रेपो रेट, ये आप पढ़ते हो
कि बैंक ने, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम या ज़्यादा कर दिया। तो वो इसीलिए किया जाता है बैंकों के माध्यम से, क्योंकि बैंकों को अपने पास भी पैसा रखना होता है, साथ ही साथ क्या करना होता है, आरबीआई के पास भी पैसा रखना होता है। तो जैसी अल्पकालीन समय में जो वित्त होता है, उसकी कंडीशन को देखकर, फाइनेंस की कंडीशन को देखकर आरबीआई ये डिसीजन लेता है। ये 1 से 15 दिन के बीच में होता है, तो उस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए बैंक अगर कभी पैसे की कमी पड़ती है तो दूसरे बैंक से उधार ले लेते हैं। इसीलिए 1 दिन भी समय है, क्योंकि अगले दिन हो सकता है उनके पास पैसा जमा हो जाए, तो वो पैसा उनको वापस कर देंगे। तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए होता है ये। हाईली लिक्विड है, क्योंकि देखो आप देख सकते हो 1 दिन से 15 दिन के बीच में ही है। रिस्क लगभग निल है, क्योंकि बैंक बैंक से डील कर रहे हैं, तो आरबीआई के कंट्रोल में सारा काम होता है, तो इसलिए ऐसा कोई ज़्यादा रिस्क यहाँ पर है नहीं। ये अंकित मूल्य पे होते हैं और ब्याज के साथ इनको देना पड़ता है, इन 2 को छोड़कर। मतलब कि अगर 50,000 का है तो 50,000 रुपए आप उनको विद ब्याज पे करेंगे। तो यहाँ पर ब्याज और जो मूल्य है वो दोनों पे करने पड़ते हैं। सीमा कोई निश्चित नहीं है, बैंक को जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से है, तो दोनों सीमाएँ निश्चित नहीं है। एंडोर्समेंट इनका नहीं किया जा सकता, बेचनी है ये नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको हम बचत प्रमाण पत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। ये 7 दिन से और 1 वर्ष के लिए जारी किए जाते हैं। जो कमर्शियल बैंक हैं या कोई वित्तीय संस्थान है, वो देते हैं। किसको देते हैं? एक इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, कंपनियां भी खरीद सकती हैं, कॉरपोरेशन भी खरीद सकती है। लिक्विड है, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा है इसलिए लिक्विड है। रिस्क है इसमें, बिल्कुल है। ऑब्वियसली है, क्योंकि बैंक या वित्तीय संस्थाएं जारी कर रही हैं तो रिस्क है, उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए उच्च जोखिम नहीं लिखा। अंकित मूल्य पर होते हैं, ब्याज के साथ पे होते हैं, 1 लाख कम से कम अमाउंट होता है, उसके बाद 1 लाख के गुणक में जारी किए जाते हैं। जब भी टाइट कंडीशंस होती हैं लिक्विडिटी की, जब इनको जारी किया जाता है बैंकों द्वारा या वित्तीय संस्थानों द्वारा, तो वो कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी एंडोर्समेंट इनकी की जा सकती है, बेचनी ये भी है। नेक्स्ट आता है हमारा कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल का मतलब यहाँ पर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज से है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप क्योंकि अकाउंट्स में पढ़ चुके हो तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है? वो जो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल की बात चल रही है, तो वो कमर्शियल बिल होते हैं। तो आपको पता है नॉर्मली ये 3 से 4 महीने के होते हैं, ऊपर-नीचे हो सकता है, 1 साल तक का समय है तो वो हो सकता है। जो सामान बेचती है वो जारी करती है। हाईली लिक्विड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं है। रिस्क है, ऑब्वियसली आप देखते हो कि बैड डेब्ट बहुत पैसा होता है। अंकित मूल्य पे होता है, मिलता भी अंकित मूल्य पे है, क्योंकि उधार दिया जाता है, माल बेचा गया है जो उधार पर है। हाँ, अगर उधार समय पर नहीं चुकाओगे तो फिर आपको ब्याज देना पड़ेगा। पर ये कब देना पड़ेगा? जब आप समय पर, जो समय उस बिल ऑफ एक्सचेंज में निर्धारित किया था उसके बाद देते हो। ठीक है? सीमा कोई नहीं है, ना मिनिमम अमाउंट की, ना मैक्सिमम अमाउंट की। और व्यवसाय की बिक्री बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उधार बेचने के लिए तो यूज़ कर रहे हैं। तो इसका यूज़ किस लिए होता है? सिर्फ़ व्यवसाय में बिक्री बढ़ाने के लिए। ये भी क्या है? आपने पढ़ा है, इसका एंडोर्समेंट किया जा सकता है। तो ये जो मुख्य हमारे प्रपत्र थे, उनकी हमने कंपैरेटिव स्टडी कर ली। इस बेस पर आप आसानी से, अब इनके बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। चलते हैं आगे। अब हमारा दूसरा बाज़ार आता है, मुद्रा बाज़ार हमने पढ़ लिया, उसके इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिए। तो हम चलते हैं पूँजी बाज़ार पर। पूँजी बाज़ार क्या होता है? तो पूँजी बाज़ार वह जगह है जहाँ पर जो दीर्घकालिक, वो अल्पकालिक था, ये लंबे समय के लिए होता है। निधियों को सरकार और जो निगमित उद्यम हैं, जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानेंगे, आगे पढ़ेंगे, उनके द्वारा इसको संचारित किया जाता है, चलाया जाता है। कैपिटल मार्केट को चलाने वाली सरकार और वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हैं। दीर्घकालीन होते हैं, इसमें अंश वगैरह इनको डील किया जाता है। तो पूंजी बाजार के अंतर्गत कौन-कौन लोग शामिल होते हैं? विकास बैंक, वाणिज्यिक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये सब लोग हमारे पूंजी बाजार के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूंजी बाजार के प्रकार, 2 प्रकार के बाजार मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहला जो बाजार है वो प्राथमिक बाजार है। प्राथमिक में
आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो प्रतिभूतियों में क्या-क्या होगा, अंश होगा, अंश का मतलब शेयर होते हैं, ठीक है? उसके अलावा ऋण पत्र हैं, बॉन्ड हैं, ये सब जारी किए जाते हैं। जब ये पहली बार जारी किए जाएँ, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक बाजार। तो ये उनसे निपटते हैं, जो अब से पहले सार्वजनिक रूप से व्यापारीकृत नहीं थे, लेकिन इनको अभी से पहले जारी नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे कि ये दोबारा भी बिकते हैं। शेयर जिसने खरीद लिए, वो शेयर दूसरे को बेचता है स्टॉक बाजार के माध्यम से, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। तो वो अभी दूसरा हिस्सा है पूंजी बाजार का, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम प्राथमिक बाजार कर पढ़ रहे हैं, जहाँ पर पहली बार जारी होने वाली जो सिक्योरिटीज़ हैं, प्रतिभूतियाँ हैं, जैसे अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस बाजार में निवेशक कौन-कौन होते हैं? बैंक पैसा लगा सकते हैं, वित्तीय संस्थान पैसे लगा सकते हैं, बीमा कंपनियाँ पैसे लगा सकती हैं, म्यूचुअल फंड वाले पैसे लगा सकते हैं और हम जैसे आम इंसान भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट आया कि प्राथमिक बाजार में जो कंपनी कोष को हम समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड के रूप में पैसा लोगों से प्राप्त कर सकती है। वो लोग ये सारे हैं, निवेशकों से प्राप्त कर सकती है। प्राथमिक बाजार में पहली बार जारी की जाने वाली जो प्रतिभूतियां होती हैं, उनके अंदर डील होता है। ये आपको जरूर याद रखना है। प्राथमिक बाजार में नई सिक्योरिटीज को डील किया जाता है। नेक्स्ट आया कि प्राथमिक बाजार के अंदर हम फ्लोटेशन कैसे करते हैं और कैसे-कैसे पैसा लोगों से ले सकते हैं। क्योंकि पहली बार जारी कर रहे हैं, तो लोगों तक अभी तक उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम पहली बार में कैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करें? तो उसके माध्यम बताए गए हैं। तो पहला है प्रोस्पेक्टस के ज़रिए, विवरण पत्रिका को प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो प्रोस्पेक्टस जारी कर कंपनियाँ बता सकती हैं कि हम नया पैसा मँगा रहे हैं, ये हमारी कंपनी का सारा लेखा-जोखा है, इस तरीके से हम डील करते हैं, इस व्यवसाय में हम डील करते हैं। ये हमारे भविष्य की योजनाएँ हैं, तो उसके बेस पर हम प्रोस्पेक्टस जारी कर भी पैसा लोगों से मँगा सकते हैं। तो यहाँ सीधा हम पब्लिक से पैसा माँगते हैं, वो पब्लिक में सारे इन्वेस्टर हैं जो हम पीछे पड़ के आए हैं। दूसरा होता है विक्रय के लिए प्रस्ताव, आपको ये याद रखना है, इसको ऑफर फॉर सेल कहते हैं। तो इसमें हम लोगों के पास ना जाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जाते मतलब कि लोगों के पास। हम इनडायरेक्ट वे में डील करते हैं, ब्रोकर के थ्रू जो है अपने शेयर बेचवाते हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, जहाँ पर हम अपने जो शेयर या जो भी प्रतिभूति हम जारी करना चाहते हैं, वो पहले हम ब्रोकर को देंगे और ब्रोकर फिर उनको आगे लोगों तक पहुँचाएगा। अब चाहे वो इंडिविजुअल को बेचे, चाहे वो किसी बैंक को बेचे, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचे, वो उसकी बात है। यहाँ पर हम ब्रोकर को बीच में लेकर काम करते हैं, उसको कहा जाता है ऑफर फॉर सेल। फिर आता है निजी नियोजन या विनियोग, प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ब्रोकर को ना यूज कर एक प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, उन एजेंसीज को हम अपने शेयर बेच देते हैं। तो वो एजेंसी हमारे शेयर खरीद लेती हैं। आगे वो अगर उनको बेच पाए तो ठीक है, नहीं बेच पाए तो वो पैसा उनको देना पड़ेगा। तो ये कहलाती है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो हम इनको अपने शेयर की जो भी वैल्यू मूल्य है वो इनको दे देते हैं, बाकी ये आगे किस पर लेते हैं वो एक अलग बात है। तो ये एक अलग से एजेंसी हो गई जो अपने प्रॉफिट के लिए उन शेयरों को खुद खरीद लेती है और बाद में वो उनको आगे बेचती है जो भी रेट वो चाहे उस पर। तो ये कहलाता है हमारा निजी नियोजन या विनियोग। चौथा आता है अधिकार निर्गमन। तो ये तो पक्की बात है कि प्राथमिक बाजार वो एक जगह है जहां पर नई प्रतिभूतियों में डील किया जाता है। तो नई प्रतिभूतियों में या सिक्योरिटीज में डील किया जा रहा है, पर अगर शेयर पहले से भी इशू हैं, जो शेयर पुराने इशू हैं, तो हमारे पास पुराने अंशधारक होंगे ही होंगे। तो उन अंशधारकों को भी हम अधिकार निर्गमन के रूप में, जिसको हम राइट इशू कहते हैं, तो जो वर्तमान अंशधारक हैं उनको भी सबसे पहला ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो ये शेयर खरीद सकते हो। तो अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो खरीद लेंगे, तो पैसा वहां से भी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट आया ई आईपीओ। ई आईपीओ में आप पढ़ोगे कि आगे हमने पढ़ा है कि प्राथमिक बाजार में जो तरीके होते हैं बेचने के, वो सिर्फ ये तरीके होते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, ये यहाँ नहीं होता, मतलब कि हम स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ज्यादातर इनको नहीं बेचते। पर अब जो नया ट्रेंड आया है वो ये आया है कि हम स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भी ई आईपीओ से
ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, आई का मतलब इनिशियल पहली बार, पब्लिक ऑफर का मतलब लोगों को ऑफर दिया जा रहा है। तो हम ई आईपीओ के थ्रू भी इलेक्ट्रॉनिक वे में पैसा पहली बार भी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। ये सिर्फ इसीलिए किया गया है जिससे जो है ट्रांसपेरेंसी आ सके, मतलब कि सारी चीजें जो हो बिल्कुल क्लियर हों, ये हो सके, तो इसके लिए ये काम किए जाते हैं। ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम पैसा पब्लिक से मंगा सकते हैं प्राथमिक बाजार में। अब हम दूसरे बाजार की तरफ